अरुण के धक्का देने से कायना का सिर टेबल से टकरा जाता है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। कायना अपना सिर पकड़े वहीं बैठ जाती है। तभी अरुण उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पैर पकड़कर खींच देता है, जिससे कायना सीधा नीचे गिर जाती है। उसके गिरते ही अरुण उसके ऊपर आकर एक बार फिर उस पर अपना कब्जा कर लेता है। उसके ऐसा करने से कायना की आंखों से अब आंसू निकलने लगते हैं और उसके मुंह से धीमे से निकलता है काविन। अरुण उसके आंसू देख हंसने लगता है और उसके चेहरे के करीब जाने लगता है, पर इससे पहले अरुण कायना के चेहरे को छू पाता, कोई पीछे से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अरुण एकदम से हुई हरकत को समझ पाता, उससे पहले कोई उसे कायना के ऊपर से हटाकर दूर फेंक देता है। अरुण खुद को संभाल उस तरफ देखता है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने कावेन खड़ा था, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अरुण उसे देख घबरा जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। काविन अरुण से नजरें हटाकर कायना को देखता है, जो जमीन पर पड़ी जिसे तड़प रही थी। काविन जल्दी से उसे उठाकर बेड पर लिटाता है। काविन जैसे ही कायना को उठाकर बेड पर लिटाता है, उसकी नज़र कायना के माथे पर लगी चोट पर जाती है। उस चोट को देखकर काविन के हाथ की मुट्ठियां बन जाती हैं और वो गुस्से से अरुण की तरफ बढ़ जाता है। काविन अरुण के पास आता है और उसे जमीन से उठाकर खड़ा करता है और गुस्से से उसके चेहरे पर एक मुक्का मार देता है। काविन के एक मुक्के से अरुण के होंठ के किनारे से खून आने लगता है। काविन दोबारा उसे मुक्का मारता है तो अरुण सीधा जमीन पर गिर जाता है। काविन दोबारा उसे उठाकर उसे मारने लगता है और ऐसे ही मारते हुए काविन उसे अपने कमरे से बाहर लेकर आता है। काविन अरुण को बहुत मारता है और जब वो उसे आखिरी मुक्का मारता है तो अरुण सीढ़ियों से लुढ़कते हुए सीधे नीचे गिर जाता है। काविन भी जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर अरुण के पास आता है और उसके हाथ पर अपना पैर रख कुचलते हुए, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी कायना को छूने की, इतना बोल उसके पेट पर एक लात मारता है, जिसके बाद अरुण के मुंह से खून निकल आता है। काविन से उसका पैर कुचलते हुए, इन्हीं हाथों से तूने उसे छूने की कोशिश की थी, आज तेरे इन हाथ को तो मैं तोड़ दूंगा, इतना बोल वो और जोर लगाकर उसका हाथ कुचलता है, जिससे अरुण की जोरदार चीख निकल जाती है। तभी एक और जोरदार आवाज आती है, कावेन। कावेन आवाज की दिशा में देखता है तो नीला, ब्रिजेश और दादी खड़ी थी। नीला भागती हुई कावेन के पास आती है, उसे धक्का देकर अरुण से दूर करती है, फिर अरुण को देखने लगती है। उसके पीछे ब्रिजेश भी आते हैं और अरुण को ऐसे घायल देख वो शॉक हो जाते हैं। नीला गुस्से से कावेन को देख, तुम कितने क्रूर हो कावेन, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? उनकी बात सुन कावेन कुछ नहीं बोलता, वो भी गुस्से से अरुण को देख रहा था। तभी ब्रिजेश, कावेन, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरे बेटे को इतना क्यों मारा? उनकी बात पर कावेन से पहले नीला बोलती है, ये क्या बोलेगा, इसे तो मजा आता है मेरे बेटे को मारने में, इतना बोल वो दादी को देख, अब आप कुछ नहीं बोलेंगी बाजी? उसकी बात सुन दादी कावेन को देख, कावेन जवाब दो, क्यों मारा तुमने अरुण को? उनकी बात पर कावेन गुस्से से अरुण को देख, इसने मेरी कायना को छूने की हिम्मत की है। उसकी बात सुन दादी के साथ ब्रिजेश और नीला भी शौक हो जाते हैं। ब्रिजेश, ये ये तुम क्या बोल रहे हो? उनके बाद नीला, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो उसे इतना मारने की क्या जरूरत थी? उनकी बात सुन कावेन गुस्से से उन्हें घूरता है तो नीला उसका गुस्सा देख घबरा जाती है। वहीं कावेन उन्हें देखकर, आप आ गई इसलिए वो जिंदा है, वरना उसने जो गलती की है उसके लिए मैं उसे जान से मार देता हूँ। उसके पास में अरुण कांप जाता है। वहीं नीला और ब्रिजेश कुछ बोल नहीं पाते हैं। दादी कावेन को देख, कायना कहाँ है? उनके सवाल पर कावेन को याद आता है कि कायना को चोट लगी है। कावेन जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कावेन जब कमरे में आता है तो वहां बेड पर कायना नहीं थी। कावेन कायना को ढूंढने लगता है, पूरे कमरे में कायना नहीं दिखती है तो कावेन परेशान होता है, पर तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आती। कावेन वॉशरूम की तरफ बढ़ता है और पर्दा हटा देता है, जिसने कांच के वॉशरूम को घेर रखा हुआ था। पर्दा हटाते ही काविन देखता है तो कायना वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी पानी में भीग रही थी। काविन जल्दी से वॉशरूम के अंदर आता है। काविन कायना के पास जाता है तो कायना अपनी आंखें बंद कर शावर के नीचे खड़ी थी। काविन कायना के पास जाकर उसे आवाज देता है तो कायना अपनी आंख खोलती है। कायना की आंखें खुलते ही काविन शॉक हो जाता है, क्योंकि कायना की आंखें पूरी तरह से लाल थी
जैसे उसने कोई नशा किया हो। काव्य उसकी लाल आंखें देख जल्दी से उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामता है तो उसे झटका लगता है, क्योंकि कायना का बहुत बदन गर्म था। काविन कायना के गले को छू के देखने लगता है कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। तभी कायना काविन का हाथ पकड़ बोलती है, काविन मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुन काविन की आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो वही कायना काविन के सीने पर अपना सिर रख देती है। काविन कायना को खुद से अलग कर उसके चेहरे को थाम। कायना क्या हुआ है? उसकी बात सुन कायना कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपने निकालने की कोशिश करने लगती है। उसे ऐसे देख काविन हैरान था। कायना बोलती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। काविन कुछ कीजिए, मैं जल रही हूँ। उसकी बात सुन काविन जल्दी से कायना को उठाकर बाथरूम से बाहर लाता है। काविन कायना को बेड पर लिटाता है, उसे एक बार फिर चेक करने लगता है, पर अभी उसे कायना का बदन गर्म ही महसूस होता है। तभी कायना काविन का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगाकर, आप कितने ठंडे हो। उसकी बात सुन काविन ध्यान से कायना को देखता है और अचानक उसकी आंखें सख्त हो जाती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कायना को लव ड्रग्स दिया गया है। काविन सबसे पहले जाकर डोर लॉक करता है, फिर कायना के पास आकर उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लेता है। कायना, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? उसकी बात सुन कायना बिना कुछ बोले बस उसे कसकर पकड़ लेती है। काविन कायना को अलग कर उसके चेहरे को देखता है, तभी उसकी नजर कायना के माथे की चोट पर जाती है। काविन टेबल के ड्रॉर से मेडिसिन का बॉक्स निकालकर कायना की चोट पर दवाई लगाता है। तभी कायना दवाई का बॉक्स अपने हाथों से फेंक देती है। उसे ऐसे देख काविन समझ जाता है कि कायना पर लव ड्रग्स का असर हो रहा है। काविन कायना के पास आकर उसके कान में, कायना थोड़ा दर्द होगा, इतना बोल वो कायना के बदन से अपने बदन को जोड़ देता है, जिससे कायना के मुंह से एक आह निकल जाती है और वो अपने नाखून काविन की पीठ में चुभा देती है। यहाँ कायना के बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है, जिसके साथ उसके आंखों के एक आंसू की बूंद लुढ़क जाती है। काविन उसके दर्द को कम करने के लिए उसके होठों को चूमने लगता है। जब कायना कुछ ठीक महसूस करती है तो काविन उसे प्यार करने लगता है। काविन की प्यार करने की तेजी का अंदाजा उस कमरे में गूंजती है। कायना की सिसकियां और काविन की तेज चलती सांसों से लगाया जा सकता था। काविन पूरी तरीके से पसीने से भीग गया था। वहीं कायना के चेहरे पर भी काफी थकान थी, पर ना वो काविन को रोक रही थी और ना काविन खुद को रोक पा रहा था। आज वो भी बेकाबू हो गया था, जिसकी वजह शायद लव ड्रग्स ही था, जो अरुण और अरना कायना के लिए कमरे में स्प्रे किया था। पर उसका कुछ असर काविन पर भी हुआ था। आखिरकार काविन रुकता है। काविन रुककर कायना के पास ही लेट जाता है। कायना तो इतनी थक गई थी कि वो अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। काविन कायना के चेहरे को देखता है, जिस पर सिर्फ थकान नजर आ रही थी, और शायद उसी वजह से कायना सो भी गई थी। काविन भी ऐसे ही उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। कुछ देर आराम करने के बाद काविन उठता है और अपनी शर्ट कायना को पहना देता है। कायना इतनी थक गई थी कि काविन जब उसे शर्ट पहना रहा था तभी उसने कोई हलचल नहीं की। काविन कायना को अपना शर्ट पहनाकर उसे अच्छे से कवर कर अपना मोबाइल उठाकर कॉल लगाता है। कुछ देर कॉल पर बात करने के बाद काविन अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काविन सीधा नीचे आता है, तभी उसे अरुण के कमरे से आवाज आती है। काविन जल्दी से उसकी तरफ बढ़ जाता है। काविन अरुण के कमरे में आकर देखता है तो डॉक्टर ने अरुण की ड्रेसिंग कर दी थी और वो बेड पर बैठा हुआ था। वहीं उसके पेरेंट्स उसके पास खड़े उसे सवाल कर रहे थे। तभी काविन आगे आता है और सीधा अरुण के पास जाकर खड़ा हो जाता है। काविन को देख कोई कुछ बोलता उससे पहले काविन अरुण की कॉलर पकड़कर उसे बेड से खींचकर नीचे गिरा देता है। काविन की इस हरकत से नीला और ब्रिजेश को तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वहीं काविन अरुण को ऐसे ही घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर जाने लगता है। उसे ऐसे देख नीला और ब्रिजेश उसे रोकने लगते हैं, पर काविन उन्हें इग्नोर कर अरुण को घसीट कर सीधा हॉल में लेकर आता है और वहीं पर छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही नीला जल्दी से अरुण के पास जाती है और उसे संभालने लगती है। तो वहीं ब्रिजेश काविन को देख, काविन अब तुमने उसे इतना मार तो दिया, अब क्या बाकी है? काविन उनकी बात सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता है। तभी नीला भी काविन पर चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुन दादी, अर्ना और टीना भी बाहर आ जाते हैं। नीला दादी को देखकर, देखिए माँ जी, अब आपका लाडला पोता
क्या कर रहा है? उसकी बात सुन दादी काबिन को देखती है, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिस वजह से वो शांत ही रहती है। काबिन अरुण के पास आता है और उसके हाथ पर अपना पैर देकर दबा देता है। उसके ऐसा करते ही अरुण की चीख निकल जाती है। यहाँ नीला काबिन को अरुण के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, पर काबिन नहीं हटता है। तभी दादी बोलती है, काबिन क्या हुआ है? दादी के सवाल पर काबिन अरुण के पैर से हटकर उसके मुंह पर लात मार बोलता है, इस कमीने ने मेरी कायना को लफ्ट रख दिए हैं। उसकी बात सुन सब शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि अरुण खुद भी शौक होकर काबिन को देखने लगता है। काबिन की बात सुन दादी हैरान होकर, लव ड्रग? क्या कायना ठीक है? काबिन उन्हें देखकर, मैंने डॉक्टर बुलाया है, वही चेक करके बताएंगे। उसके इतना बोलते ही वहां पराग आता है, जिसके साथ एक लेडी डॉक्टर थी। पराग काबिन के पास आकर, सर डॉक्टर। उसकी बात सुन काबिन पराग से अरुण की तरफ इशारा कर, इसे पकड़ के अपने अड्डे पर लेकर जाओ। इतना बोलो उस लेडी डॉक्टर के साथ सीधा अपने कमरे की तरफ पड़ जाता है। यहाँ अरुण चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है कि उसने कायना को लव ड्रग नहीं दिए, पर काबिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जिसके बाद पराग गार्ड को बोल अरुण को वहां से लेकर जाने लगता है। नीला उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर वो अरुण को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। यहाँ काबिन डॉक्टर को लेकर अपने कमरे में पहुंचता है और बेड पर सो रही कायना की तरफ इशारा कर उसे चेक करने को बोलता है। डॉक्टर कायना को चेक करने लगती है और यहाँ काबिन परेशान कमरे में चहलकदमी करने लगता है। डॉक्टर कायना को चेक कर उसे एक इंजेक्शन देकर काबिन को देख बोलती है, इनके ऊपर से लव ड्रग अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी बात सुन काबिन शॉक हो जाता है। काबिन, तो क्या कायना पर अभी लव ड्रग है? डॉक्टर काबिन से, तो वैसे तो मैंने एंटीडोट दे दिया है, पर जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता है कुछ नहीं कह सकती। अगर होश में आने के बाद वो अजीब हरकतें करती हैं तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। डॉक्टर की बात सुन काबिन, कायना को होश कब आएगा? डॉक्टर, सुबह। इतना बोल वो कमरे से बाहर चली जाती है और यहाँ काबिन कायना के पास उसका हाथ पकड़कर बैठ जाता है। काबिन कायना के चेहरे को देख उसे सहलाने लगता है और उसके होश में आने का इंतजार करने लगता है। यहाँ पराग अरुण को एक जगह पर लाकर बांध देता है और उसे सवाल करने लगता है, पर अरुण हर बार यही बोलता है कि उसने कायना को सिर्फ बेहोश किया था, लव ड्रग नहीं दिए थे। आधी रात का वक्त काबिन कायना को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। तभी अचानक उसे कायना के कराहने की आवाज आती है। उसकी कराहने की आवाज सुन काबिन जल्दी से उठता है और लाइट जलाकर कायना को देखने लगता है। काबिन देखता है कायना की आंखें बंद थी, पर उसके चेहरे पर दर्द दिख रहा था। काबिन कायना के गाल थपथपा कर उसे उठाने की कोशिश करता है। तब कायना धीरे से अपनी आंखें खोलती है। कायना की आंखें खुलते ही काबिन कुछ रिलैक्स होता है। काबिन कायना के गाल को छूकर, कायना क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर कायना को अचानक अरुण का उसके साथ जबरदस्ती करना याद आ जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कायना के आंसू उसकी आंखों के कोने से बहने लगती है। कायना को रोते देख काबिन उसे अपने सीने से लगाकर चुप कराते हुए, कायना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? उसकी बात सुन कायना उसे पकड़कर और जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे देख काबिन कुछ समझ नहीं पाता है। काबिन कायना की पीठ सहलाकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर तभी कायना चुप नहीं होती है। तो काबिन उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को थाम कर उसके माथे को चूमता है, फिर उसकी आंखों को, उसके बाद दोनों गालों को चूमता है। पर कायना का रोना बंद ही नहीं होता है। तो आखिर में वो कायना के होठों पर अपने होठ रख देता है। काबिन कायना के होठों को अपने होठों के बीच लेकर चूमे जा रहा था, जिसका असर ये हुआ कि कायना का रोना बंद हो गया। 5 मिनट बाद काबिन कायना से अलग होकर उसे देखने लगता है, तो कायना भी अपनी आंखें खोल उसकी आंखों में देखने लगती है। काबिन कायना के आंसू पोंछ, क्या हुआ कायना? कायना सुबकते हुए, मुझे उसने छुआ है। इतना बोलते एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। वहीं काबिन उसे कंफ्यूज होकर देखने लगता है। काबिन कायना से, किसने छुआ है? कायना उसे देख, अरुण। उसकी बात सुन काबिन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। काबिन कायना से, कायना अरुण ने तुम्हें नहीं छुआ है। उसकी बात सुन कायना उसे हैरान होकर देखने लगती है। तो काबिन बोलता है, क्या तुम्हें अभी जो दर्द महसूस हो रहा है उस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अरुण ने? इतना बोलो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। तो उसकी बात समझ कायना रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। काबिन को अब बात समझ में आती है। दरअसल कायना को ड्रग्स के असर की वजह से पता ही नहीं चला कि उसके साथ अरुण ने नहीं, काबिन था। क्योंकि आखिरी बार
जब वो होश में थी तब अरुण ही उसके करीब था, इसलिए अब उसे होश आने पर उसे लगा उसके साथ वो सब अरुण ने किया है। कायना रोते हुए, मेरी कोई गलती नहीं थी, इतना बोल वो अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक कर रोने लगती है। तो उसकी बात सुन काबिन गहरी सांस लेकर उसका चेहरा थाम कर, कायना मेरी आंखों में देखो। उसकी बात सुनकर भी कायना उसकी तरफ नहीं देखती है। तो काबिन थोड़े कड़क आवाज में, कायना मैंने कहा मेरी तरफ देखो। उसकी बात सुन कायना अपने चेहरे से हाथ हटाकर काबिन की आंखों में देखने लगती है। तो काबिन उसकी आंखों में देख, कायना मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे साथ अरुण नहीं बल्कि मैं था। उसकी बात सुन कायना शौक होकर उसे देखने लगती है। वहीं काबिन आगे बोलता, हाँ वो मैं ही था जिसने तुम्हें छुआ है। उसकी बात सुन कायना सुबकते हुए, आप सच कह रहे हैं ना? काबिन बस अपना सिर हिला देता है। तो कायना उसके सीने से लग जाती है। काबिन भी उसे कसकर पकड़ लेता है। कायना काबिन के सीने से लगे हुए, मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था, मुझे नहीं पता था वो कैसे कमरे में आया। उसकी बात सुन काबिन, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कायना, मैं पहले वाली गलती नहीं करूँगा। इतना बोल वो उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट जाता है। सुबह का वक्त, कायना की जब नींद खुलती है तो वो खुद को काबिन के बाहों में पाती है। कायना अपना सिर उठाकर देखती है तो काबिन उठ गया था और उसे ही देख रहा था। कायना को जगा हुआ देख काबिन, अब कैसा फील हो रहा है? कायना उसे देखकर, मैं ठीक हूँ, इतना बोल वो उठकर बैठ जाती है। काबिन भी उठकर बैठ जाता है। काबिन कायना को देख, तुम आज घर पर आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। उसकी बात सुन कायना भी अपना सिर हिला देती है तो काबिन बेड से उतर जाता है। काबिन बेड से नीचे उतरकर कायना के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। कायना भी अपने हाथ उसकी गर्दन में लपेट देती है। काबिन कायना को वॉशरूम में लाकर बाथटब में बैठा देता है और खुद भी बाथटब में आकर कायना के साथ बैठ जाता है। आधे घंटे बाद काबिन और कायना वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ काबिन तैयार होने लगता है और वहीं कायना बेड पर बैठी काबिन को निहारने लगती है। काबिन तैयार होकर कायना के पास आता है और उसके माथे को चूमकर, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम बस आराम करना। उसकी बात सुन कायना मुस्कुरा देती है तो काबिन कमरे से बाहर चला जाता है। एक बंद कमरा, जहाँ एक चेयर पर अरुण को बांध के रखा गया था। उसकी हालत देख साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत मारा गया है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता और काबिन अंदर आता है। काबिन के पीछे पराग भी कमरे में आता है। काबिन अरुण के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और पराग को कुछ इशारा करता है। काबिन का इशारा पाते ही पराग पानी से भरा जग उठाकर उसके अंदर का पूरा पानी अरुण के चेहरे पर फेंक कर मारता है। पराग के ऐसा करते ही अरुण झटके से उठता है। अरुण उठते ही उसके सामने काबिन था, जिसे देख अरुण घबरा जाता है। काबिन अरुण को देख कठोर आवाज में, कायना को कौन सा ड्रग्स दिया गया था? उसके सवाल पर अरुण, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कायना को कोई ड्रग्स नहीं दिए, मैंने बस उसे बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म दिया था। उसकी बात सुन काबिन उसे देख गुस्से से, अरुण झूठ मत बोलो, कायना की हालत लब ड्रग्स की वजह से ऐसी हुई है। उसकी बात सुन अरुण रोते हुए, भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कायना को कोई लव ड्रग्स नहीं दिए हैं। काबिन के हजार बार पूछने के बावजूद भी अरुण यही बोलता है कि उसने कायना को लव ड्रग्स नहीं दिए। तो काबिन पराग को अरुण को डॉक्टर को दिखाने का बोल वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कायना अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी दादी उसके कमरे में आती है। कायना उन्हें देखकर उठकर खड़ी जाती है तो दादी उसे बैठने के लिए बोलती है और खुद भी उसके पास बैठ जाती है। दादी कायना को देख, बेटा अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? उनके सवाल पर कायना, मैं ठीक हूँ दादी। उसकी बात सुन दादी, माफ करना बेटा, अरुण ने जो हरकत की उसके लिए। उनकी बात सुन कायना, आप क्यों माफी मांग रही है दादी? इतना बोल वो सिर झुका लेती है तो दादी उसके सिर पर हाथ फेर, तुम आराम करो बेटा, वैसे मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाती हूँ। इतना बोलो वहां से चली जाती। एक कमरा, जहाँ नीला गुस्से से यहाँ वहां घूम रही थी, वहीं ब्रिजेश और अर्ना भी थे। नीला गुस्से से, ना जाने उस राक्षस ने मेरे बेटे के साथ क्या किया होगा। ब्रिजेश अर्ना को देख, अर्ना तुम तो घर पर थी, तुमने अरुण को ये सब करने से रोका क्यों नहीं? उनकी बात सुन अर्ना, अंकल मुझे तो पता ही नहीं था कि अरुण ऐसा कुछ करने वाला है। उसकी बात सुन नीला, तुम किसी काम की नहीं हो अर्ना, तुमसे एक छोटा काम नहीं होता है। ना तुम काबिन को अपनी तरफ आकर्षित कर पाई, ना ही कायना को रास्ते से हटा पाई हो। मुझे तो लगता है मैंने तुम्हें यहाँ बुला कर ही सबसे बड़ी गलती कर दी। उनकी बात सुन अर्ना भी बहुत गुस्सा आता है और वहां से बाहर चली जाती है। रात का वक्त, काबिन घर पर आता है और सीधा अपने कमरे में जाता है। काबिन कमरे में आकर देखता है तो कान्हा सोफे पर बैठे बैठे सो रही है। काबिन उसके पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। काबिन कायना के पास आकर उसके गाल को सहलाकर उसे पुकारता है। काबिन की आवाज़ सुन कायना अपनी आंखें खोल देती है। कायना ठीक से बैठती हुई, आप आ गए?
काबिन, तुमने डिनर किया? कायना, आपका इंतजार कर रही थी। काबिन, मेड से डिनर मंगवा लो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसकी बात सुन कायना अपना सिर हिला देती है तो वहीं काबिन फ्रेश होने चला जाता है। काबिन के आने के बाद कायना और वो दोनों साथ में डिनर करते हैं, फिर बेड पर एक दूसरे के बाहों में लेट जाते हैं। कायना का सिर काबिन के सीने पर था तो वहीं काबिन कायना के बालों को सहला रहा था। काबिन कायना से, कायना, कल हम बाहर जा रहे हैं। उसकी बात सुन कायना उसे देख, कहाँ? काबिन, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसकी बात सुन कायना मुस्कुरा के उसे और कसकर पकड़ लेती है तो वहीं काबिन मन में, कल सारी रात से पर्दा उठ जाएगा। अगली सुबह काबिन और कायना तैयार होकर निकल जाते हैं। कायना और काबिन दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। कायना बार बार काबिन से कहाँ जा रहे हैं पूछ रही थी, पर काबिन उसे कुछ नहीं बता रहा था। कुछ देर में उनकी गाड़ी एक जगह पर रुकती है। ये एक छोटा सा घर था। काबिन गाड़ी से उतरकर कायना को लेकर घर के अंदर बढ़ जाता है। कायना जैसे ही घर के अंदर पहुंचती है वो शॉक हो जाती है। कायना को याद आता है कि ये वही जगह थी जहाँ काबिन को गोली लगी थी। कायना यहाँ वहाँ देखने लगती है, उसे पिछले जन्म का सब याद आने लगता है। कायना भाग कर सीधा उस जगह पर जाती है जहाँ से काबिन पर गोली चली थी। अचानक कायना की आंखों में आंसू हो जाते हैं। तभी काबिन उसके कंधे पर हाथ रखता है। कायना मुड़कर उसे देखती है और झटके से उसके गले लग जाती है। कायना काबिन के गले लगकर रोते हुए, काबिन प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसकी बात सुन काबिन, क्यों कायना? कायना फिर से रोती हुई, यहाँ बहुत बुरा हुआ था काबिन, प्लीज यहाँ से चलो। उसकी बात सुन काबिन, क्या बुरा हुआ था काबिन? उसके सवाल पर कायना उसे दे, काबिन आप कुछ मत पूछिए, आप बस चलिए यहाँ से। इतना बोल कायना काबिन को लेकर घर से बाहर की तरफ जाने लगती है तो काबिन उसे रोक देता है। कायना रुके काबिन को देखने लगता है तो काबिन, क्या तुम्हें पिछले जन्म का सब याद है? उसके सवाल सुन कायना शॉक हो जाती है। वही काबिन आगे बोलता, मुझे सब याद है कायना। उसकी बात सुन कायना को झटका लगता है। काबिन अभी कायना को देख रहा था तो कायना उसके सामने खड़े होकर, काबिन मैंने तुम्हें नहीं मारा था। उसकी बात सुन काबिन, जानता हूँ। उसके जवाब से कायना चौंक जाती है तो काबिन उसका चेहरा था, सब जानता हूँ, वो तुम नहीं थी जिसने मुझ पर गोली चलाई थी, वो कोई और था। वो कोई और था जिसने हमें अलग करने की कोशिश की थी। वो कोई और था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। इतना बोलो कायना के माथे से माथा लगाकर बोलता है, पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खो दिया था पर इस जन्म में मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। उसकी बात सुन कायना जोर जोर से रोने लगती है तो काबिन उसे अपने सीने से लगा लेता है। कुछ देर बाद दोनों उस घर के अंदर एक कमरे में लगी बड़ी सी तस्वीर देख रहे थे। उस तस्वीर में एक कपल था और ये काबिन के माता पिता की तस्वीर थी। तभी कायना काबिन को देख, आपको पिछला जन्म कब याद आया? काबिन उसे देखकर, मुझे शुरू से ही सब याद था। उसकी बात सुन कायना चौंक जाती है तो काबिन बोलता है, इसलिए इस बार पहली मुलाकात के बाद मैंने सीधा तुम्हें मेरे पास रखा और सीधे तुमसे शादी कर ली, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पिछले जन्म में हमारी शादी देर से हुई थी वैसे होकर सब गड़बड़ हो जाए। वैसे तुम्हें कब याद आया? उसके सवाल पर कायना, मेरे एक्सीडेंट के बाद। उसकी बात सुन काबिन, मुझे तो लगा था शायद तुम्हें कभी कुछ याद ही नहीं आएगा और सब मुझे ही संभालना पड़ेगा। उसकी बात सुन कायना उसे देख, काबिन हम कभी अलग नहीं होंगे। उसकी बात सुन काबिन उसके माथे को चूम, कभी नहीं। इतना बोलो उसे गले से लगा लेता है। तभी कायना, पर काबिन आपको मारना कौन चाहता है? कायना के सवाल पर काबिन के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और बोलता है, वो भी जल्दी ही पता चल जाएगा। उसके बाद काबिन कायना को लेकर घर के लिए निकल जाता है। कायना और काबिन जैसे ही घर आते हैं उन्हें सामने अन्ना दिखती है। अन्ना को देख कायना काबिन का हाथ कसकर पकड़ लेती है। काबिन अन्ना को इग्नोर कर कायना को लेकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी वहां दादी आ जाती है। दादी उन दोनों को देख, कहाँ गए थे? काबिन, कुछ काम था दादी। इतना बोलो कायना के साथ अपने कमरे में चला जाता है और यहाँ दादी अन्ना को घूरती है तो अन्ना अपना सिर झुका लेती है। काबिन और कायना जैसे कमरे में आते हैं कायना की कुछ अजीब याद आने लगता है। कायना को एक कड़ा याद आता है जो उस किलर ने पहनी थी जिसने काबिन पर गोली चलाई थी। अचानक कायना को कड़ा कुछ जाना पहचाना लगता है। अचानक कायना को याद आता है कि उसने वो कड़ा कहाँ देखा है। कायना जल्दी से काबिन के पास जाकर उसे कुछ बोलने वाली होती तो काबिन उसे रोक, हाँ उसने ही सब किया है, पर अब कुछ मत बोलो, कल सब पता चल जाएगा। उसकी बात सुन कायना चुप हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि काबिन को पता चल गया है कि कौन उसे मारना चाहता है। अगले दिन काबिन और कायना अपने कमरे से बाहर आते हैं तो दादी उनके पास आकर, काबिन काबिन आज तेरे माता पिता का श्राद्ध है तो तू और कायना जाकर पूजा कराओ।
उनकी बात सुन काबिन और कायना घर से निकल जाते हैं, पर किसी और की नजरें भी ऊपर ही थी। काबिन और कायना एक घाट पर पहुंचकर काबिन के माता पिता को श्राद्ध करते हैं, फिर वहां से सीधा उस छोटे घर के लिए निकल जाते हैं। काबिन और कायना उस छोटे घर के अंदर आते हैं तो काबिन को अपने बचपन की सारी याद आती है। उसे वो पल याद आते हैं जो उसने अपने माता पिता के साथ इस घर में बिताए थे। काबिन हर एक बात कायना को बताने लगता है और कायना भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने लगती है। तभी कुछ आवाज होती है जिसे सुनकर काबिन और कायना पीछे पलटती है। दोनों पीछे पलट जैसे ही सामने देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। उनके सामने अर्ना खड़ी थी जिसके हाथ में बंदूक थी और निशाने पर काबिन था। इससे पहले काबिन या कायना कुछ बोलते अन्ना गोली चला देती जो सीधा काबिन के सीने पर लगती है। काबिन को गोली लगी देख कायना जोर से उसका नाम पुकारती है। तभी एक गोली कायना के सीने पर लगती है जिसके साथ ही कायना और काबिन वहीं पे जमीन पर ढेर हो जाते हैं। कायना और काबिन के जमीन पर गिरते ही अन्ना जल्दी से उनकी सांसें चेक करने लगती है। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि काबिन और कायना मर गए हैं तभी वो किसी को इशारा कर बुलाती है। अन्ना के बुलाने पर दादी बाहर निकल कर आती है। दादी अन्ना के पास आकर काबिन और कायना को देख, क्या तुमने चेक किए ना? पक्का दोनों मर गए हैं ना? उसकी बात सुन अन्ना, हाँ दादी दोनों मर गए हैं। उसकी बात सुन दादी कुछ राहत की सांस लेती है। तभी अन्ना दादी से, पर दादी मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आपने अपने ही पोते और उसकी वाइफ को क्यों मरवाया? उसके सवाल पर दादी, कौन पोता? ये काबिन? ये मेरा कोई पोता नहीं था, ये मेरा सौतेला पोता था। इसके दादा ने 2 शादी की थी, एक उनकी पहली पत्नी और दूसरी मैं। पहली पत्नी का एक बेटा था और मुझे भी एक बेटा हुआ। जानती हो पहली पत्नी का बेटा कौन था? काबिन का बाप। और मेरा बेटा ब्रजेश। मैंने इसके दादा के साथ पैसों के लिए शादी की थी, पर बुड्ढे ने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी और मर गया। और यहाँ उसके बेटे ने सब अपने अंडर कर लिया, घर बिजनेस सब, जिस वजह से हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए मुझे और मेरे बेटे को उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। तभी मैंने सोच लिया कि मुझे ही कुछ करना होगा, पर तभी इसका काबिन बाप शादी करके आ गया और कुछ ही दिन में काबिन पैदा हो गया। पर फिर भी मुझे और मेरे बेटे के परिवार को काबिन के बाप के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा था। तभी मैंने सोच लिया अब सब खत्म करना होगा, इसलिए मैंने काबिन के माँ बाप को मरवा दिया और ऐसा दिखाया कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था। मैं तो उसी वक्त काबिन को भी मारना चाहती थी, पर उसकी खुशकिस्मती से वो बच गया। मैंने दोबारा उसे मारने की कोशिश की, पर तभी मुझे पता चला कि काबिन के माँ बाप ने सारी प्रॉपर्टी काबिन के नाम कर दी है और अगर काबिन को कुछ हो जाता तो सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम को चली जाती। इसलिए मुझे काबिन को जिंदा रखना पड़ा और उसके हाथ से जायदाद अपने नाम करवाने के लिए मुझे उसे प्यार का नाटक करना पड़ा, जबकि मैं उसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। मैंने सोचा प्यार का नाटक कर उसके नाम से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँ, मैं उसे मार दूंगी। पर तभी इस कायना से शादी करके आ गया, जिस वजह से काबिन को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी कायना के नाम पर हो जाएगी। ये पता लगने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया और इन दोनों के बीच गलतफहमी लाने के लिए मैंने तेरा, अर्ना और अरुण का इस्तेमाल किया, पर तुम दोनों किसी काम के नहीं निकले। ना तू काबिन को फंसा पाई और ना अरुण कायना को। इसलिए मैंने ही अरुण को कायना के साथ जबरदस्ती के लिए कहा था, पर वो बेवकूफ उसे बेहोश कराया था, जिस वजह से मैंने तुझे कायना को लव ड्रेस देने को कहा था ताकि अरुण पूरा फायदा उठा सके। पर तभी काबिन आ गया और सब बिगड़ गया। इतना बोल वो रुक कर आगे बोलती है, अब तो दोनों को मैंने खत्म कर दिया, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी। अब मुझे और मेरे बेटे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब मुझे किसी से प्यार का नाटक नहीं करना पड़ेगा। अब सब कुछ मेरा होगा, मेरा। इतना बोल वो जैसे मूर्ति है उनके होश उड़ जाते हैं। दादी के सामने काबिन और कायना सही सलामत खड़ी थी। उन दोनों को जिंदा देख दादी की होश उड़ जाती है। वो शौक होकर अन्ना को देखती है तो अन्ना अपना सिर झुका लेती है। दादी काबिन को देखती है तो घबरा जाती है क्योंकि उसकी आंखें पूरी लाल थी। दादी कुछ बोलती उससे पहले काबिन उनकी तरफ बढ़ने लगता है। काबिन को अपनी तरफ आता देख दादी पीछे जाने लगती है। तभी काबिन गुस्से से चिल्लाकर, क्यों? आखिर क्यों दादी? इतना बोल वो रुककर आगे बोलता है, एक बार कह दिया होता मैं खुद ही सब कुछ आपको दे देता, पर ये सब करने की क्या जरूरत है? आपने मेरे माँ बाप को मार दिया, आपका दिल नहीं पसीजा। भले ही वो आपके सगे बेटे नहीं थे, पर वो
आपको माँ कहते थे। इतना बोलने के बाद भी दादी कुछ नहीं बोलती, बस उसे मुंह फेर कर खड़ी रहती है। उन्हें ऐसे देख काबिन पराग को आवाज लगाता है तो पराग, जो कि वहीं पर छुपा हुआ था, वो बाहर आता है। पराग को देख काबिन, क्या तुमने सब रिकॉर्ड कर लिया है? पराग, यस सर। उसकी बात सुन दादी शॉक हो जाती है। तभी काबिन कहता है, जो आपने मेरे साथ किया उसके लिए तो मैं शायद आपको माफ कर देता, पर आपने जो मेरे माँ पापा के साथ किया है उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। उसके इतना बोलते ही वहां पुलिस आती है और दादी के साथ अर्ना को भी लेकर जाती है, जो उनके साथ शामिल थी। कुछ दिन बाद एक कोर्ट रूम, जहाँ एक कटघरे में खड़ी थी दादी, उन्होंने अपना सिर झुका रखा था। वहीं कोर्ट में बैठे जज अपना फैसला सुना रहे थे, तो वहीं कोर्ट रूम में बैठे सारे लोग उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज फैसला सुनाते हैं। सबूत और गवाहों के साथ मिसेस गीतांजलि राजपूत के कबूलनामे को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उन्हें उनके सौतेले बेटे और बहू के खून और पोते कावेन और उनकी पत्नी कायना पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। इतना बोल वो अपने फैसले पर मोहर लगा देती है। वहीं अब बारी अन्ना की थी, तो अन्ना इन सब में शामिल थी, पर बाद में उसने अपना जुर्म कबूल कर कावेन का साथ दिया था दादी का सच सबके सामने लाने के लिए, इसलिए उसे सिर्फ 2 साल की सजा होती है। वहीं कोर्ट का फैसला सुन कायना और कावेन एक दूसरे को देखने लगते हैं। पुलिस दादी और अर्ना को लेकर जाती है, तो कायना और कावेन घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं, उनके सामने नीला, अरुण, टीना और ब्रिजेश खड़े थे। कावेन कुछ बोलता उससे पहले वो सब कावेन के सामने अपने हाथ जोड़ लेते हैं। ब्रिजेश, कावेन, मेरी माँ ने जो किया उसके बाद हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना बोलो अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चले जाती है। कावेन उन्हें बस जाता देखता है, पर रोकता नहीं। तभी कायना उसका हाथ थाम बोलती है, मैं हूँ आपके साथ। उसकी बात सुन कावेन उसकी तरफ देखता है, फिर उसके चेहरे को थाम कर, हाँ, पिछले जन्म में जो हमने पल गंवा दिए थे वो इस जन्म में जिएंगे। इतना बोलो उसके माथे को चूम लेता है, फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।